हम सब जानते हैं कि हमारा देश कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है और हम शायद दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में हैं। और इस तरह के माहौल में जब सरकारें फेल हो गई हैं, सरकार लोगों के सामने बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराने में असफल हो गई हैं। इस तरह के समय में एनजीओ का महत्व बहुत बढ़ जाता है, एनजीओ की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनजीओ के बारे में जानेंगे। एनजीओ क्या होता है, यह कैसे बनती है, यह क्या काम करती है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं प्रथम लीगल के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एनजीओ क्या होता है। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसी संस्था जिसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं हो, सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं हो और सरकार की कोई दखल अंदाजी भी नहीं हो, उस तरह की संस्था को नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन इस तरह की संस्थाएं काम क्या करती हैं? एनजीओ बेसिकली काम उनका यह रहता है कि समाज में जो लोग पिछड़े हुए हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हों, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हों, या फिर सरकारों की स्वास्थ्य सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही हों, या फिर कानूनी सहायता उनको नहीं मिल पा रही हो जिस हिसाब से उनको मिलना चाहिए था, तो किसी भी रूप में अगर वो समाज में पिछड़े हुए हैं तो उन पिछड़े हुए लोगों को एनजीओ सहायता पहुंचाती है और उन सभी लोगों को मुख्य धारा से जोड़ करके उनको समाज में आगे लाने के लिए प्रयास करती है। इसी तरह की संस्थाओं को जो कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करती है ताकि उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, ताकि उनके जीवन में एक नई सुबह हो सके, उस तरह के काम करने वाली संस्थाओं को एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एनजीओ को कई सारे लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, एनपीओ। यह इसलिए कहते हैं कि संस्थाएं दो तरह की होती हैं। एक जिनका ऑब्जेक्ट होता है कॉमर्शियल मतलब जिनका ऑब्जेक्ट होता है मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना, और उस कमाए हुए प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ, अपने प्रोमोटर्स के साथ, अपने मालिकों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना और उन लोगों को और ज़्यादा अमीर बनाना। तो इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई, या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट आप समझ लीजिए आसान भाषा में, तो उन तरह की संस्थाओं का ऑब्जेक्ट होता है पैसा कमाना, कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट रहता है उनका। उसी के ठीक विपरीत एक दूसरी तरह की संस्था होती है जो ये सारे काम कर सकती है। कई सारी संस्थाएं करती भी हैं और सेम उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से कोई कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस काम करती है। मतलब कि अगर हो सकता है कि एनजीओ अगर स्वास्थ्य की क्षेत्र में काम करना चाह रही हैं या उस क्षेत्र में काम करती हैं, तो जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाइयां बेचती हैं, वैसे ही एनजीओ भी दवाइयां बेच सकती हैं लोगों को। लेकिन एनजीओ का ऑब्जेक्टिव कॉमर्शियल नहीं होता है, इनका ऑब्जेक्टिव मुनाफा कमाना नहीं होता है, और अपने बिजनेस ऑपरेशंस या इनका जो डेली का ऑपरेशन है, एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के करके अगर ये लोग कुछ लाभ कमाते भी हैं तो उस लाभ को ये लोग अपने प्रोमोटर्स को, अपने मालिकों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं और उनका वह कमाया हुआ लाभ उसी संस्था के पास रहता है और उस लाभ को ये लोग अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए खर्च करते हैं। मतलब कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज में मुनाफा उनके मालिकों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो मुनाफा होता है या जो भी आमदनी होती है, उस आमदनी को उनके मालिकों के बीच में, उनके प्रोमोटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, जब बल्कि उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है उसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए उसी में वापस री इन्वेस्ट किया जाता है, उसी में वापस खर्च किया जाता है। यही दोनों के बीच में एक बेसिक सा अंतर है। अब आइए समझते हैं कि एनजीओ कितने प्रकार का होता है। अपने देश में एनजीओ 3 तरीके से रजिस्टर की जा सकती हैं। सबसे पहला ट्रस्ट, दूसरा सोसाइटी और तीसरा सेक्शन 8 कंपनी। अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रस्ट कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल सा है। आपको इसको रजिस्टर करने के लिए एक ट्रस्ट डीड बनाना है। आप जिस स्टेट में रहते हैं या जिस स्टेट में आप इस ट्रस्ट डीड को रजिस्टर कराना चाहते हैं, उस स्टेट की स्टाम्प ड्यूटी से जुड़े हुए जो कानून हैं, स्टाम्प ड्यूटी से रिलेटेड जो लॉ हैं, उस लॉ के हिसाब से आपको उस ट्रस्ट डीड पे स्टाम्प ड्यूटी पे करनी है। मतलब स्टाम्प पेपर खरीद लेना है और उस स्टाम्प पेपर पे उस ट्रस्ट डीड का प्रिंट आउट निकाल लेना है।
फिर साइन किया हुआ ट्रस्ट डीड लेकर के आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जा कर के उसको रजिस्टर कर लेना। अब ये सब रजिस्ट्रार क्या होता है? आसान भाषा में सब रजिस्ट्रार मतलब वह ऑफिस जहाँ पे आप कभी किसी प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं, तो सेल डीड जो आप रजिस्टर करते हैं, जिसको आसान भाषा में रजिस्ट्री कहते हैं, तो जहाँ आप रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं उसी ऑफिस को सब रजिस्ट्रार ऑफिस कहते हैं। आपको ट्रस्ट रजिस्टर करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको ट्रस्ट डीड बनाना है, उस पर स्टाम्प ड्यूटी पे करना है, ट्रस्टी और सेटलर उस पर साइन करेंगे, 2 विटनेसेस से उस डीड को साइन कराना है और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में सभी लोगों को फिजिकली प्रेजेंट हो जाना है। ट्रस्ट डीड को रजिस्टर कर लेगा सब रजिस्ट्रार, उसकी कॉपी आपको वहाँ से ले लेनी है, आपकी ट्रस्ट डीड रजिस्टर हो गई, आपकी ट्रस्ट बन गई है। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है आपको डीड की कॉपी के साथ उस ट्रस्ट का पैन कार्ड अप्लाई करना है। पैन कार्ड आने के बाद उसका बैंक खाता खुलवाना है। बैंक खाता खुलने के बाद आपने जिस किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए उस ट्रस्ट को रजिस्टर किया है, उस एक्टिविटी को आप शुरू कर सकते हैं। अब ट्रस्ट को समझ गए हैं, अब आइए बात कर लेते हैं सोसाइटीज़ के बारे में। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की 2 प्रक्रिया है और दोनों प्रक्रिया बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो सकती है, दोनों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग हो सकती है। वह ऐसा इसलिए है, ट्रस्ट एक सेंट्रलाइज एक्ट है। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1882 में, जिसको कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया हुआ है और यह एक सेंट्रल एक्ट है जो कि पूरे भारत पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन सोसाइटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के कंकरेंट लिस्ट में सोसाइटी के मामलों को लिस्ट किया गया है। एक कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में वैसे आइटम्स को मेंशन किया गया है जिसमें केवल और केवल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कानून बनाने का अधिकार है। मतलब सेंट्रल लिस्ट में जो आइटम्स हैं उस मैटर्स पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है संसद में। अब स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स मेंशन्ड हैं उस पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। मतलब स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स मेंशन्ड हैं उस पर राज्य की जो विधानसभाएं हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभाएं होती हैं, उन विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। मतलब राज्य में जिसकी सरकार है उस सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। उदाहरण के लिए सेंट्रल लिस्ट में कंपनी से रिलेटेड मैटर, इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी वगैरह, ये सब केंद्र सरकार तय करती है। स्टेट लिस्ट की बात करें, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, इसलिए आप जानते हैं कि सभी राज्यों में पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाएं, यह भी सेंट्रल लिस्ट में नहीं आकर के स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। पेट्रोल डीजल पे टैक्स, जिसको कि एक्साइज या वैट बोलते हैं, वैट, वह स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए वैट स्टेट गवर्नमेंट की विधानसभा अपने यहाँ कानून बना करके चार्ज करती है, अपने यहाँ जो उसके उत्पाद बिकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में उस पर। उसी तरीके से एक अंतिम लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। उस कंकरेंट लिस्ट में जो आइटम्स मेंशन्ड है उसमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को भी कानून बनाने का अधिकार है और स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट की जो विधानसभाएं हैं उनको भी कानून बनाने का अधिकार है। मतलब कि कंकरेंट लिस्ट में अगर जो आइटम्स मेंशन्ड है उन मैटर्स पे केंद्र सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार है और राज्य सरकारों को भी कानून बनाने का अधिकार है। अब वापस सोसाइटी पर लौटते हैं। सोसाइटी भारतीय संविधान के 7th शेड्यूल के कंकरेंट लिस्ट में उसका नाम है। इसकी वजह से सोसाइटी के मैटर्स पे भारत सरकार को भी संसद में कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है और राज्य सरकारों को भी इस मैटर पे कानून बनाने का अधिकार है। तो कई सारी राज्य सरकारों ने जो केंद्र का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है उसको अडॉप्ट किया हुआ है और उन्होंने अपना कोई स्पेशल कानून सोसाइटी के लिए अपनी विधानसभा में नहीं बनाया हुआ है। तो जिन राज्यों के साथ इस तरह की बात है कि उन्होंने सेंट्रल वाले सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 को अडॉप्ट किया है, वहाँ पे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सेंट्रल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में होता है, जिसके लिए आपको 9 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर,
वाइस प्रेसिडेंट वगैरह प्लस ऑफिस बेयरर्स और मैनेजिंग कमेटी के लोग होते हैं। इन सब लोगों का आईडी प्रूफ लेकर के, सोसाइटीज़ के बाईलॉज वगैरह लेकर के, मेमोरेंडम और वो सब लेकर के आपको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के ऑफिस में जाना पड़ता है और लोग रजिस्टर कर देते हैं। हालांकि जो डिटेल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियो, जब उसके डिटेल्ड प्रोसेस के बारे में हम लोग वीडियो लेकर के आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल सके। अब वापस लौटते हैं सोसाइटी की बेसिक चीज़ों पे। तो जिस किसी भी स्टेट ने अपने यहाँ कोई स्पेशल कानून सोसाइटी से रिलेटेड नहीं बनाया हुआ है, उस स्टेट में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत होगा, जो कि एक सेंट्रल एक्ट है। जैसे कि दिल्ली में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में होता है, क्योंकि दिल्ली की विधानसभा ने सोसाइटी से रिलेटेड कोई लॉ अपनी विधानसभा में नहीं बनाया हुआ है। लेकिन कई सारे स्टेट्स अपने भारत में ऐसे भी हैं जिन्होंने सोसाइटी से रिलेटेड मैटर पे अपनी विधानसभा में कानून बनाया हुआ है। इस वजह से उस राज्य में अगर आप सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको उस राज्य के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के हिसाब से अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो कि अलग अलग प्रक्रिया हो सकती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। जैसे कर्नाटका, राजस्थान, इन दोनों राज्यों ने अपनी विधानसभा में सोसाइटी से रिलेटेड अलग कानून बनाया हुआ है। इस वजह से इन दोनों राज्यों में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सेंट्रल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में नहीं होकर के इनका अपना जो कानून है उसके तहत होता है। तो मोटा मोटी बेसिक चीज़ें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का क्या है यह आप लोगों ने जान लिया है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 8 कंपनी की बात करते हैं। कई सारे लोग को पता होगा कि सेक्शन 8 कंपनी को अभी 5-6 साल पहले तक सेक्शन 25 कंपनी कहते थे। वह क्यों कहते थे? कंपनीज एक्ट 2013 को 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया, पार्लियामेंट ने इसको पास किया और गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, और कंपनीज एक्ट 2013 नोटिफाई जैसे ही हुआ वैसे ही पुराना वाला जो कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, वो ख़त्म हो गया और नया वाला एक्ट एप्लीकेबल हो गया। लेकिन जब तक कि नया वाला एक्ट एप्लीकेबल नहीं था तब तक तो पुराना वाला ही एक्ट चल रहा था, उसी हिसाब से सारे काम होते थे। उस पुराने वाले एक्ट कंपनीज एक्ट 1956 में जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करने का कॉन्सेप्ट था, उसमें सेक्शन 25 के अंदर में रीजनल डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का उन कंपनीज को लाइसेंस देता था कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है नॉट फॉर प्रॉफिट है, और उस लाइसेंस के तहत तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाते थे कि आप अपने एक्सेस अर्निंग को या आसान भाषा में प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के बीच में एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और साथ में सेक्शन 25 के अंडर में उन लोगों को कुछ छूट भी दी गई थी। उन छूटों के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। जब 2013 में नया वाला कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने और पुराना वाला कंपनीज एक्ट खत्म हो गया, तो सेक्शन 25 जो कि ओल्ड एक्ट के प्रोविजंस थे, उस प्रोविजंस को सेक्शन 8 में इनकॉर्पोरेट किया गया, एडजस्ट किया गया। सारे प्रोविजंस लगभग सेम ही हैं, बस सेक्शन बदल गया। तो 2013 से सेक्शन 25 कंपनीज को सेक्शन 8 कंपनीज के नाम से जाना जाने लगा। अभी सेक्शन 8 कंपनी कैसे बनती है, क्या होती है? कंपनीज एक्ट 2013 एक सेंट्रल एक्ट है, और आप पूरे भारत में किसी भी राज्य में कंपनी रजिस्टर करेंगे तो आपको पूरे भारत में बिजनेस करने का अधिकार मिलता है। और किसी दूसरे राज्य में, जैसे मान लीजिए कि अगर आप अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में अगर आपने अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रखा हुआ है और आप जम्मू कश्मीर में काम करना चाहते हैं या तमिलनाडु में काम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी उसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु में दोबारा से कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया हुआ है वह एक सेंट्रल एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिससे कि आपको पूरे भारत में कहीं भी जो भारत सरकार का या भारत का जो टेरिटोरियल लिमिट है उस लिमिट में कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं उस कंपनी के माध्यम से। तो यह एक सेंट्रल एक्ट है। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी में एक लाइसेंस देती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का रीजनल डायरेक्टर ऑफिस, कंपनीज को एक लाइसेंस इशू करता है कि, और उस लाइसेंस के माध्यम से वो उन प्रोमोटर्स पे, उस कंपनी पे कुछ तो छूट देते हैं, मतलब कुछ एग्जम्पशंस देते हैं। जैसे एग्जम्पशंस क्या क्या होते हैं कि आपको अपने नाम के लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने से छूट मिलती है,
और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं कि आप अगर कुछ एक्सेस इनकम करोगे, आप अगर कुछ प्रॉफिट कमाओगे अपने ऑपरेशंस के माध्यम से, तो उस प्रॉफिट को आप अपने शेयर होल्डर्स के बीच में एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, जैसे कि आप किसी नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या नॉर्मल पब्लिक लिमिटेड कंपनी में करते हो। तो एक तो छूट कि इनको प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड लगाने से छूट मिल गई, दूसरा एक इनके ऊपर एक लिमिटेशन लगा दी कि आप अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। दो चीज़ें हैं जो कि सेक्शन 8 कंपनी में लिखी होती हैं, उसके लाइसेंस में इन चीज़ों का जिक्र होता है। सेक्शन 8 कंपनी बेसिक बनती कैसे है? आप सेक्शन 8 कंपनी को एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपकी इच्छा के अनुसार आप बना सकते हैं। एडिशनली केवल आपको इसमें एक लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी सेक्शन 8 में। उसके अलावा बाकी का सारा जो प्रोसेस है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने का, वो सारा प्रोसेस सेम है। मतलब अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं एज ए सेक्शन 8, तो आपको 2 शेयर होल्डर्स चाहिए, 2 डायरेक्टर्स चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस चाहिए, दोनों शेयर होल्डर डायरेक्टर्स का पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, फ़ोटो चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का डिटेल चाहिए, ऑक्यूपेशन का डिटेल चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। वो सब कुछ, कैपिटल क्या रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो सब कुछ एज इट इज रहेगा जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में होता है। बस केवल एक एडिशनल चीज़ जो आपको लेनी है वह यह लेनी है कि जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं उनको सेक्शन 8 में लाइसेंस के लिए नहीं अप्लाई करना पड़ता है, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको सेक्शन 8 में लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस से। तो यही दोनों कंपनीज के बीच का डिफरेंस है, बाकी सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। अब जब हम लोगों ने बात कर ली है कि सोसाइटीज़ क्या होती है, ट्रस्ट क्या होती है, सेक्शन 8 कंपनीज़ क्या होती हैं, सेक्शन 8 कंपनी को पहले सेक्शन 25 कंपनी कैसे कहते थे, क्यों कहते थे, वह भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब आइए एक और बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इसका जवाब है कि जी हाँ, छूट मिलती है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ में, उसमें कुछ कंडीशंस इन लोगों को फुलफिल करनी पड़ती है। देखिए, इनकम टैक्स में 2 तरह का बेनिफिट इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है, चाहे वो ट्रस्ट के फॉर्म में रजिस्टर्ड हो या सोसाइटी के फॉर्म में हो या फिर सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड हो। जो मतलब इनका लीगल स्ट्रक्चर क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकम टैक्स में आपको सबको ऑलमोस्ट समान ट्रीटमेंट, एक समान ही ट्रीटमेंट मिलता है। अब छूट क्या क्या मिलती है मैं बताता हूँ आगे। इनकम टैक्स का एक सेक्शन है सेक्शन 80G। 80G में क्या होता है कि अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है जिसने कि अपने आप को सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1916 में रजिस्टर करा रखा है, उसके लिए आपको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस जो आपके एरिया का जुरिडिक्शन का होगा उसके यहाँ आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। वो एक सेपरेट वीडियो में हम लोग उसके प्रोसेस के बारे में भी समझेंगे। आज केवल मोटी मोटी और बेसिक बातें करते हैं इनके बारे में इस वीडियो में। तो अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो जो लोग भी आपको डोनेशन देते हैं, तो उस डोनेशन के रिसिप्ट के बदले में आप उन डोनर्स को एक सर्टिफिकेट देते हैं, डोनेशन का सर्टिफिकेट, कि हाँ फलाने फलाने आदमी ने मेरे को इतना डोनेशन दिया है। अब उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके जो डोनर है वह अपने लिए इनकम टैक्स में एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकता है। सिंपल आसान भाषा में यही है। इसको और आसान करता हूँ। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो NGO होगा, उसको रेवेन्यू कहाँ से आएगा? 2 तरीका है। एक तो वह कुछ अपना डेली का एक्टिविटी करेगा, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो, उसने स्कूल खोला हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए और काफ़ी सब्सिडाइज रेट पे वो बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो एक तो उनका रेवेन्यू आएगा कि बच्चों से जो कुछ जो उनको फीस मिलती होगी वो फीस उनका रेवेन्यू हो सकता है। दूसरा, उस आसपास में रहने वाले लोग या उस NGO को जानने वाले लोग जो यह जानते हैं कि यह NGO बढ़िया काम कर रहा है, उसके काम से प्रभावित होकर के उसको कोई डोनेशन कर सकते हैं। 2 रेवेन्यू के सोर्स हो गए। अब लोग डोनेशन क्यों करेंगे? तो डोनेशन
लोग करें, लोग इनकरेज हों कि भाई डोनेशन करो आप, जो कि इस तरह की संस्थाएं जो कि सरकार को एज ए सप्लीमेंट का काम कर रही हैं, कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम सरकार नहीं कर पा रही है, तो इस तरह की संस्थाएं वो काम कर रही हैं। तो इसलिए लोगों को इनकरेज करना है कि लोग उनको डोनेशन दें ताकि उनको पैसों की दिक्कत ना हो। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन डाला गया, सेक्शन 80G। उसमें क्या कहा गया? कहा गया कि जो भी व्यक्ति या संस्था इस तरह की किसी संस्था को जो 80G के अंडर में रजिस्टर्ड है, अगर उनको कोई डोनेशन देता है तो उसके बदले में जो डोनी है, जिसने डोनेशन एक्सेप्ट किया है, वह संस्था इन लोगों को, डोनर को एक सर्टिफिकेट देगा और उस सर्टिफिकेट का यूज करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटीज कम कर सकते हो। कितना तक का? जितना भी आपने डोनेट किया है उसका 50% तक का आपको डोनेशन का एग्जम्पशन मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे ऊपर बहुत सारी टैक्स लायबिलिटीज आती हैं और मैं, एक संस्था है, मैं जानता हूँ ये बढ़िया काम कर रही है और मेरा इंटरेस्ट भी है उस क्षेत्र में, मैं भी चाहता हूँ कि कुछ समाज के लिए करूँ, तो लेकिन मेरे पास तो टाइम है नहीं एनजीओ चलाने का, तो बेहतर है कि मैं अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उसको दे देता हूँ ताकि वो लोग अच्छे से और काम करते रहें। और मैंने क्या किया कि एक 50,000 रुपये का चेक काट करके उनको डोनेशन दे दिया। अब उसका बेनिफिट मुझे ये मिल गया कि 50,000 रुपये का मैंने डोनेशन दिया, उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट दिया और उस सर्टिफिकेट को के बेसिस पे मैंने अपने इनकम टैक्स में 25,000 रुपये का एग्जम्पशन क्लेम कर लिया। तो मेरी कुछ ना कुछ तो टैक्स की लायबिलिटीज कम हो ही गई। तो एक तो ये बेनिफिट होता है, जो संस्थाएं, जो एनजीओ 80G 12A में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, 80G में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, उनको डोनेशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब दूसरी बात करते हैं कि 12A क्या होता है। मैंने उदाहरण दिया था कि एनजीओ के पास अगर कोई स्कूल चलाता है तो उसके पास पैसे दो तरीके से आएंगे, एक तो कुछ फीस वगैरह बच्चों से कलेक्ट करेगा और दूसरा उसको कुछ डोनेशंस वगैरह मिलेगा। मान लीजिए कि एक एनजीओ है ABC फाउंडेशन, उसको साल का 5 लाख रुपए का फीस आया बच्चों से और 5 लाख रुपया उसको लोगों ने डोनेशन दिया उसके काम से प्रभावित होकर के, तो टोटल जो उसका रेवेन्यू आया पूरे साल में 10 लाख रुपए का आया। अब 10 लाख आया तो कुछ ना कुछ खर्च भी होना है, स्टाफ की सैलरी होगी, टीचर्स की सैलरी होगी और भी कई सारे स्कूल्स के खर्चे होंगे। तो मान लीजिए कि 8 लाख रुपया उन्होंने खर्च कर दिया। अब जब 8 लाख रुपया खर्च कर दिया तो उनका एक्सेस इनकम या प्रॉफिट कितना है? तो 2 लाख रुपए का। अब 2 लाख रुपए को अगर आप देखेंगे तो इस 2 लाख रुपए पे उस संस्था को, हालांकि उसका ऑब्जेक्टिव नॉट फॉर प्रॉफिट ही है, लेकिन अगर उसने अपने आप को सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उस 2 लाख रुपए का जो एक्सेस इनकम है, उसका जो प्रॉफिट है, उस पर उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मतलब 2 लाख रुपए में करीब करीब 30% के रेट के हिसाब से जो 60,000 रुपीज़ है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके चली जाएगी एज ए टैक्स। अब इसको बचाने का क्या रास्ता है? तो बहुत बुरा है। एक तो समाज सेवा करो और ऊपर से जो पैसा कुछ कहीं से लोग डोनेशन वगैरह देते हैं, कहीं से सब्सिडाइज रेट पे कुछ काम धाम करके कुछ पैसा कमा रहे हैं जिससे कि अपने खर्चे में निकल सकें, तो उस पर सरकार टैक्स चार्ज कर ले रही है यार। तो इसका भी समाधान सरकार ने दिया। सरकार ने कहा कि आपको अगर टैक्स बचाना है, अगर कोई इनकम टैक्स आपको पे नहीं करना है, तो आप अपनी संस्था को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12A में रजिस्टर कर लो। उससे क्या होगा? अगर आप रजिस्टर कर लोगे तो आपका जो कुछ भी एक्सेस इनकम रहेगा उस पर हम आपसे कोई इनकम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे और सारा का सारा पैसा आप अपने पास ही, अपनी संस्था के पास ही रख सकते हो। आपको कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब है ना कितनी अच्छी बात कि जो भी एक्सेस इनकम है उसको आपने अपने पास ही रख लिया, आपको कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं है आपके ऊपर। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि आप 5 साल तक आपको उस पैसे को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए खर्च कर देना है। अगर आप 6ठे साल तक भी खर्च नहीं कर पाते हो उसको, तो उस पर फिर आपको टैक्स लायबिलिटीज़ वगैरह आपकी बनाएगी। हालांकि इस पर डिटेल में जब सेक्शन 80G और 12A वाले टॉपिक पे एक वीडियो करेंगे तो उस पर मैं डिटेल में इस पॉइंट्स को टच करूँगा। तो मोटा मोटी जो बेसिक सा फॉर्मूला है एनजीओ का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो यही है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके आप मुझे अपने सुझाव दीजिए, अपनी शिकायतें कीजिए अगर कुछ है तो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को
फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग, जो लोग एनजीओ के बारे में जानना चाहते हैं, लोग सुनते तो बहुत हैं एनजीओ के बारे में, लेकिन डिटेल में या उनके मतलब बेसिक जानकारी नहीं होती है कि एनजीओ क्या होता है, कैसे काम करता है। तो वैसे लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद उनकी कुछ मदद हो जाएगी, उनकी कुछ जानकारी बढ़ेगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, और नोटिफिकेशन बटन भी ठीक उसके बगल वाला जो रेड वाला बटन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो जब आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी जानकारियाँ ऐसे बढ़ते रहें। अब आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार।